नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। केंद्र सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश, कांग्रेस ने बताया कैसे मोदी राज में जनता को लगा करोड़ों का चूना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश के कई बड़े पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने से जुड़ी खबर को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जग जाहिर करने से इनकार कर दिया। सुरजेवाला के मुताबिक गत 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात स्वीकार कर ली। इनमें भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद की रणनीति से देश को अवगत कराएं पीएम मोदी, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को इस बारे में अवगत करने को कहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि संकट के इस समय प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हम प्रधानमंत्री से फिर अपील करते हैं कि वह लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए रणनीति सामने लाएं, जिसमें स्पष्ट हो कि 3 मई के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने के साथ ही कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, बाहर फंसे बिहारियों पर तेजस्वी का हमला, कहा गूंगी अंधी बहरी सरकार के खिलाफ करेंगे अनशन। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों कामगारों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा है। साथ ही तेजस्वी ने बिहार सरकार को असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बताते हुए शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध करने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने ट्वीट में कहा, असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण 25 लाख अप्रवासी बिहारवासी बाहर फंसे हैं। 35 दिन बाद भी उन्हें वापस बुलाने की कोई समग्र योजना और वैकल्पिक उपाय नहीं है। इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार का मुंह, आंख और कान खोलने के लिए हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, बिहार में मजदूरों के प्रति अमानवीय नीतियों, गरीबों के राशन कार्ड और राशन वितरण में हो रही धांधलियों के खिलाफ 1 मई पर अपने अपने घरों से सांकेतिक अनशन और सुबह 10 से 12 बजे तक शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार का नया फरमान, आज राज्य की किसी मंडी में नहीं होगी गेहूं खरीद, कांग्रेस ने कहा साजिश का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, पहले ही लाखों बोरी गेहूं किसान का मंडियों में भीग चुका है। अपनी फसल बेचने के बाद भुगतान संकट का सामना वह अलग से कर रहा है। विलंब से आरंभ हुई फसलों की खरीद के चलते बाजारों में अपनी फसल औने पौने दाम में बेचकर वह लुट चुका है। अब सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार को फिर कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के अखिल भारतीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी खट्टर सरकारों के ताजा तरीन हुक्मनामे ने एक बार फिर किसान, आड़ती, मजदूर के गठजोड़ को षड्यंत्रकारी तौर पर तोड़ने की बीजेपी जेजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद 52 वर्ष में पहली बार गेहूं खरीद में किसान, आड़ती की इतनी दुर्दशा व गड़बड़ झाला हुआ है। सबूत यह है कि 27 अप्रैल 2020 तक हरियाणा में 21.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। पिछले साल इस तिथि तक 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार मात्र 23.75% गेहूं खरीद हुई है। इसका कारण है कि खट्टर दुष्यंत जोड़ी की नीति और नीयत दोनों में खोट है।
सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का किसान, आड़ती व मजदूर इस बेदहाली के लिए बीजेपी जेजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा तथा इसकी सजा इस बेमेल, निर्दयी व जन विरोधी गठबंधन को अवश्य मिलेगी। सुरजेवाला ने इस सरकार को यू टर्न सरकार की संज्ञा देते हुए हर रोज बदलते फरमानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 26 मार्च 2020 को खट्टर सरकार ने किसान को गेहूं खरीद 50 से 125 प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा कर डाली, पर आज की तारीख में गेहूं पर एक भी फूटी कौड़ी बोनस देने की कोई चर्चा नहीं है। 13 व 16 अप्रैल 2020 को खट्टर सरकार ने सभी आड़तियों को ऑनलाइन पेमेंट करने का निर्देश दिया तथा 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खोलने का फरमान जारी कर दिया। फिर यह आदेश वापस ले पुराने सिस्टम पर खरीद करने का निर्णय लिया गया। 21 अप्रैल को खट्टर सरकार ने एक बार फिर आड़तियों की बजाय पंचायत के माध्यम से गेहूं खरीद का निर्णय लिया। बाद में इस आदेश को भी वापस ले लिया गया। 24 अप्रैल 2020 को आदेश जारी कर एक बार फिर डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट का आदेश जारी किया गया। यह भी आदेश दिया गया कि एफसीआई द्वारा खरीद तभी मान्य होगी जब बगैर किसी कटौती के सारा पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट से दिया जाएगा। 27 अप्रैल को खट्टर सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि गेहूं खरीद के सारे पैसे का भुगतान डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट से किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, न्यायिक प्रशासनिक मामलों में ना लिखें जाति। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में व्यक्ति की जाति नहीं बताई जाएगी। सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। व्यक्ति में अभियुक्त भी शामिल है जिनकी जाति नहीं बताई जाएगी। जाति का उल्लेख किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में नहीं करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जाति बताया जाना संविधान की भावना के खिलाफ है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश के विपरीत भी है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख न्यायिक या प्रशासनिक मामले में नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश सोमवार देर रात कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। दरअसल जुलाई 2018 में बिशन नाम के एक व्यक्ति को जेल अधिकारियों ने बेल पर रिहा नहीं किया। बेल 5 दिन तक लटकाए रखी, जबकि हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था। इसकी वजह यह थी कि कोर्ट के आदेश में उस व्यक्ति की जाति मेल नहीं खा रही थी जिसका उल्लेख पुलिस की गिरफ्तारी मेमो में था। इस मामले के बाद कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लगा कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके माता पिता के मुताबिक होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से निपटने को जनता पर दोहरी मार देने लगी सरकार। वेतन कटौती के बाद पेट्रोल डीजल पर सेस की वसूली शुरू। जी हां दोस्तों, कोविड-19 से लड़ाई में जनता पर सरकार की ओर से दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया है। अब सेस वसूलने की कवायद भी शुरू हो गई है। नागालैंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर इसकी शुरुआत की है। नागालैंड में 28 अप्रैल को आधी रात से ही डीजल और पेट्रोल पर सेस लागू हो गया है। मौजूदा टैक्स और सेस से यह अतिरिक्त होगा। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस कमिश्नर सेंटियागो इमचेन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब डीजल पर 5 रुपए और पेट्रोल पर 6 रुपए का अतिरिक्त कोरोना सेस वसूला जाएगा। आदेश में कहा गया, टैक्सेशन एक्ट 1967 के तहत सेक्शन 3A के सबसेक्शन 3 का इस्तेमाल करते हुए नागालैंड के गवर्नर ने राज्य में कोविड-19 सेस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही नागालैंड के पड़ोसी राज्यों असम और मेघालय ने भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में इजाफा कर दिया था। यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी राजस्व बढ़ाने के मकसद से पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी। बता दें कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड गिरावट के दौर में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉकडाउन के दौरान अपनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान
प्रवासी श्रमिकों, लाभार्थियों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें रियायती खाद्यान्न और सरकारी योजना के लाभ उपलब्ध दिलाने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। कंसल ने दावा किया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नागरिकों और मतदाताओं को प्राथमिकता दे रही है और वे प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों के निवासियों को रियायत दाम पर खाद्यान्न, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं के लाभ नहीं दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, बोले आरबीआई की बैंक चोरों की लिस्ट में बीजेपी के मित्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टरों के नाम को छिपाने का आरोप लगाया है। संसद में अपने पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों के लिस्ट में डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंकिंग फ्रॉड का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की जानकारी मांगी थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया था, मैंने सरकार से बड़ा ही आसान सवाल किया कि देश के 50 डिफॉल्टर कौन हैं? मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। पीएम मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा, तो मैंने सरकार से उनके नाम पूछे, मुझे जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है, 25 लाख से जो भी होता है उसकी जानकारी दी जाती है। अनुराग ठाकुर के इस जवाब पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना खरीदो कहने वाले विधायक को बीजेपी ने लगाई लताड़। नड्डा बोले ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को पार्टी ने कड़ी फटकार लगाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे बयान को पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरेश तिवारी का बयान वायरल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस तरह के बयान के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद यूपी बीजेपी ने विधायक सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से मना किया है। बता दें कि बयान को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से एक वीडियो में मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से खरीदने के खिलाफ चेताया, बल्कि आलोचना होने पर भी अपने बयान का बचाव करते हुए पूछा, इस पर बवाल क्यों बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस, सीएए को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर ये पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि अदालत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे कि वे कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली में इस साल सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों की जांच के बहाने मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार ना करे और उन्हें जेल ना भेजे। जमीयत उलमा-ए हिंद की दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में नामित अब तक गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के समक्ष नियमित जमानत मांगना भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग बढ़ी। बेटे तेजस्वी यादव ने कोविड-19 खतरे को लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोरोना के जारी कहर के बीच रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अब पैरोल पर रिहा किए जाने को लेकर दबाव बढ़ाया जाने लगा है। राजद ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है। राजद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के जीवन को संकट में डालने का यह जानबूझकर किया गया प्रयास है। उनके पहले की स्थिति को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को खतरा है। कम से कम सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा कर सकती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने अपने पिता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज
कर रहे डॉक्टरों का कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और उन्हें क्वारंटाइन करने संबंधित खबरों के बारे में जानना वास्तव में तनावपूर्ण और चिंताजनक है। तेजस्वी ने कहा है कि मैं अपने 16 करोड़ झारखंड और बिहार वासियों की चिंताओं में खुद को सम्मिलित करते हुए इस तथ्य को सोचकर चिंतित हूं कि वो 72 वर्ष की उम्र में किडनी, हार्ट, शुगर जैसी अनेक क्रॉनिक बीमारियों से जूझते हुए कोरोना जैसी संक्रमित महामारी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के दौर में मेरे पिता लालू प्रसाद को अत्यधिक सुरक्षा और सावधानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि जिस किसी के पास परिवार होता है वही ऐसे दर्द और तनाव को समझ सकता है जिससे हम गुजर रहे हैं। वहीं राजद ने भी ट्विटर कर लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग की है। उसने कहा है कि यह समझ नहीं आता कि किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अधिकारियों को क्यों रोका जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।